तो हम जैसे कि स्पेक्ट्रम का चैप्टर 8 देख रहे थे। तो इसमें हम लोग अपना जो अप्रोच रख रहे हैं वो हम रख रहे हैं टॉपिक बेस, कि हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर आपके मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं, इंक्लूडिंग फैक्ट्स तो हैं ही इसमें, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं पहले हम लोग इस तरह से स्पेक्ट्रम को कवर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स टेकन टू एमेलियोरेट वुमेन्स पोजीशन। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है वो क्यों आए, हमको उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी 19th सेंचुरी थी या ब्रिटिश एरा में क्या क्या स्टेप्स लिए गए वुमेन की पोजीशन को एक तरह से अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ऐसे स्टेप्स देखेंगे जिससे वुमेन की पोजीशन को सुधारने की कोशिश की गई, जो कि रिफॉर्म वुमेन्स के अंडर ही आता है टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला इन्होंने बताया गया है कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं उसकी ओर बढ़ने से पहले। बिकॉज ऑफ द indefatigable efforts of the reformers, a number of administrative measures were adopted by the government to improve the condition of women. तो देखिए कि हमको पता है कि बहुत सारे रिफॉर्मर्स अपना अपना योगदान दे रहे थे, बहुत सारी कमियां जो इंडियन सोसाइटी की है वो सामने में आ रही थी। साथ ही जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी अपना इनिशिएटिव ले रहे थे, मे बी अपने इंटरेस्ट के कारण, हाँ, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से वुमेन की पोजीशन को सुधारने की कोशिश की गई। तो पहला हमारा पॉइंट है कि जिस चीज़ में सुधार किया गया वो है एबोलिशन ऑफ सती। एबोलिशन ऑफ सती की जो सती प्रथा थी उसको समाप्त किया गया, और या फिर कोशिश बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि लॉ लाया गया था तो इसलिए हम लोग बता रहे हैं। लेकिन अब सिर्फ लॉ के लाने से ही प्रथा ख़त्म नहीं हो जाती कोई भी, या फिर कोई भी कुरीति है, कोई भी जो भी सोसाइटी में गलत चीज़ है वो सिर्फ लॉ के लाने से ही नहीं बदल जाती, बल्कि इसको इम्प्लीमेंट करने से बदलती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एबोलिशन ऑफ सती ये स्टेप कैसे लिया गया। इन्फ्लुएंस्ड बाय द frontal attack launched by the enlightened Indian reformers led by Raja Ram Mohan Roy, the government declared the practice of sati illegal and punishable by the criminal courts as culpable homicide. तो देखिए जो सती प्रथा को एबोलिश किया गया था वो कैसे किया गया था, क्योंकि देखो एक तरह से सीधे तौर पर इस पर अटैक किया गया था। किसके द्वारा? एनलाइटेंड इंडियन रिफॉर्मर्स के द्वारा। और मेनली जो एनलाइटेंड इंडियन रिफॉर्मर्स हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का, जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा है किसमें? सती प्रथा की जो कुरीति है उसको मतलब लोगों की नज़र में ये चीज़ लाने में कि ये गलत है, इंडियन सोसाइटी की ये एक तरह से कमी है, कुरीति है, और इसके लिए जो लॉ लाया गया था वो भी राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स के बाद ही लाया गया। हालांकि इसमें जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उन्होंने इनका बहुत साथ दिया है, तो आप लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम भी याद रख सकते हैं। और इनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ इन्होंने जो मिलकर राजा राम मोहन रॉय ने प्रयास किए हैं उनके कारण द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सती की जो प्रैक्टिस है उसको इलीगल करार कर दिया और पनिशेबल भी क्रिमिनल कोर्ट्स के द्वारा। और इसे बताया गया कल्पेबल होमिसाइड की, एक तरह से जैसे हम लोग किसी की हत्या करते हैं जानबूझकर भी, तो उस तरह से ही ये एक होमिसाइड है, एक तरह से हत्या है ये। The regulation of 1829 was applicable in the first instance to Bengal presidency alone। कि जो हमारा 1829 का जो ये रेगुलेशन है, ये जो एक्ट लाया गया था, मतलब एबोलिशन ऑफ सती के लिए जो रेगुलेशन लाया गया था, ठीक है, वो सबसे पहले क्या था, पहले जो शुरुआती तौर पर ये सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी पर ही लगाया गया था, इसको लाया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए ही। और बाद में धीरे धीरे स्लाइटली इसे मॉडिफाई कर कर इसकी मॉडिफाइड फॉर्म ही मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में भी अप्लाई की गई 1830 में। यहाँ आप समझ सकते हो कि ब्रिटिशर्स की 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो पहले इन्होंने बंगाल, जहाँ पर कि इनका एक तरह से सेंटर था इनका, बंगाल जहाँ पर इन्होंने पहले अपना पाँव जमाए थे, मतलब तो वहाँ पर इन्होंने लाया है 1829 में, रेगुलेशन लाया है 1829 में। और बाद में इन्होंने इसे मॉडिफाइड करके थोड़ा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर 1830 में अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंटिंग जो हम फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है उसकी रोकथाम के लिए कि ताकि जो नवजात बच्चियां हैं उनको
जन्म के बाद ही ना मार दिया जाए, इसलिए भी बहुत सारे कानून लाए गए। बहुत जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने अपना योगदान दिया इसमें कि ये सब जो प्रथाएं हैं उनका पालन ना हो। द प्रैक्टिस ऑफ मर्डरिंग फीमेल इन्फेंट्स, जो ये प्रैक्टिस मतलब चल उस वक्त कुप्रथा थी, प्रचलित थी, जो एक कुप्रथा, उसको इन्होंने कौन सी कुप्रथा हम लोग बता रहे हैं कि जो बच्चों को बर्थ के बाद ही मार दिया जाता था, एक कॉमन प्रैक्टिस थी। किसमें, पहले हम देख लेते हैं कि किस में ये कॉमन प्रैक्टिस थी। तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि अपर क्लास जो बंगालीज थे और राजपूत थे, उनमें ये कुप्रथाएं थी। ठीक है, अपर क्लास बंगालीज और राजपूत में ये बहुत ज़्यादा देखी जाती थी। ठीक है, और वो क्या कंसिडर करते थे, फीमेल्स को एक बर्डन कंसिडर करते थे। ठीक है, कंसिडर फीमेल्स टू बी एन इकोनॉमिक बर्डन, आर्थिक तौर पर एक बर्डन। क्योंकि देखो उस वक्त मतलब चाहे आज के टाइम में ही देख लो तो दहेज प्रथा वगैरह जैसे है इकोनॉमिक बर्डन की, इनको बस मतलब उन लोगों को इस तरह से उस वक्त भी मेंटेलिटी थी कि हमारे ऊपर एक तरह से आर्थिक बोझ हो, जो फीमेल्स हैं वो इस तरह से हमारे ऊपर बोझ के रूप में एक हमें उनका जो भी पालन पोषण ये सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे तक भी मतलब हमें अपने मतलब एक तरह से कर्तव्य के निर्वहन को वो क्या एक तरह से बोझ का नाम दे रहे हैं। ठीक है, द बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795 एंड 1804 डिक्लेयर्ड इन्फेंटिसाइड इलीगल एंड इक्विवेलेंट टू मर्डर। तो यहाँ पर ये जो दोनों ईयर्स हैं और इसमें जो रेगुलेशंस बताए गए हैं बंगाल रेगुलेशंस, वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। क्या बताया गया है कि जो द बंगाल रेगुलेशंस है, बंगाल रेगुलेशंस है कब कब के, एक 1795 का और 1804 का। द बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795 और 1804, कब कब के बंगाल रेगुलेशन, 1795 एंड 1804। द बंगाल रेगुलेशंस ऑफ 1795 एंड 1804। आपको आई होप यहीं पर ये दोनों ईयर्स याद हो चुके हों, आपको ये दोबारा से रटने की जरूरत ना पड़े। ईयर्स तो देखो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। हाँ, तो जो भी बंगाल रेगुलेशन कब कब आए थे, 1795 और 1804, इनमें देखिए हमारे पास 9 साल का डिफरेंस है इसमें, 1795 और 1804, जो 9 साल के अंतराल में एक पहला 1795 में बंगाल रेगुलेशन लाया गया, फिर 1804 में बंगाल रेगुलेशन लाया गया था। इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया था दोनों रेगुलेशन से, 1795 और 1804 के रेगुलेशन ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है वो इलीगल और इक्विवेलेंट टू मर्डर है। हालांकि यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि इन्फेंटिसाइड तो चाहे मेल हो फीमेल हो दोनों ही गलत है, लेकिन आमतौर पर फीमेल इन्फेंटिसाइड ही पॉपुलर था, होता तो फीमेल इन्फेंटिसाइड ही था। इस कारण हम लोग बोल सकते हैं कि इसलिए इसको ज़्यादा फोकस में रखा गया, इस पर रूल्स बनाए गए। मेल इन्फेंटिसाइड मतलब था नहीं, तो इसलिए उसके लिए लॉ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर इनकेस होता भी है तो वो भी गलत चीज़ है। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया कि जो इन्फेंटिसाइड है इसको इलीगल और इक्विवेलेंट टू मर्डर कहा गया। एन एक्ट पास इन 1870 made it compulsory for parents to register the birth of all babies and provide for verification of female children for some years after birth, particularly in areas where the custom was resorted to in utmost secrecy। तो देखिए बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा जो रेगुलेशन लाया गया था, मतलब ये बहुत एक विचारवान थॉटफुल एक रेगुलेशन था उस समय के हिसाब से। और आज भी हम लोग इसको यूज़ में ला रहे हैं, जो है ना रजिस्टर, जो बर्थ रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट है या जो भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं इस प्रोसेस को। तो इन्होंने बोला है कि 1870 में, ठीक है, एन एक्ट पास इन 1870, एक एक्ट पास हुआ था कब, 1870 में। कौन सी ईयर में, 1870 में, जिसने क्या कर दिया, ये कंपलसरी कर दिया पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों का जो बेबीज़ का बर्थ है उसको क्या कराएं, रजिस्टर कराएं। ठीक है, और बाद में अब देखो रजिस्टर कराने के बाद भी अगर सिर्फ रजिस्टर कराने के लिए ही बोला जाता तो रजिस्टर कराने के बाद मार देते हैं ना। लेकिन उन्होंने साथ के साथ क्या कंडीशन रखी थी कि आप जो भी आपकी फीमेल चिल्ड्रन है उसका आप वेरिफिकेशन कराएंगे कुछ सालों के बाद, आफ्टर बर्थ, मतलब बर्थ के कुछ सालों के बाद आपको फीमेल जो चिल्ड्रन हैं उनका वेरिफिकेशन कराना होगा। मतलब आपको एक तरह से ये कह रहे हैं कि आपको दिखाना होगा कि जो भी फीमेल चाइल्ड है उसको आपने मारा नहीं है। ठीक है, particularly in areas where the custom was resorted to in utmost secrecy। और यहाँ तक कि मतलब ऐसी जगहों पे जहाँ पर देखो ये ट्रेडिशन, मतलब लोग अंधविश्वास में बोल सकते हो या फिर मतलब अंधे होकर, सॉरी, कि अंधे होकर वो क्या कर रहे थे, इसका पालन करते जा रहे थे इस कस्टम का। ठीक है, और मतलब
जो वुमेन के बर्थ पर, फीमेल के बर्थ पर कुछ भी मतलब एक तरह से मातम जैसा, जैसे उनके लिए बहुत ही ऐसी चीज़ हो गई है जिसमें मतलब वो चाहते नहीं कि एक फीमेल उनके घर में आए। तो इस तरह से मतलब फीमेल बर्थ को लिया जाता था उस टाइम में। तो ऐसे एरियाज जहाँ पर ये कस्टम बहुत अंधे तौर पर फॉलो होता था, वहाँ पर सिक्रेसी में भी मतलब फीमेल्स को मारा जाता था। मे बी उस वक्त भी होता और रजिस्टर कराने से पहले ही मार दिया, हाँ, लेकिन फिर भी उनको डर रहता था कि इस तरह का लॉ है, तो इसलिए बहुत अच्छी पहल थी, है ना। अब आपको यहाँ पर ईयर्स याद रखने हैं कि पहले बंगाल रेगुलेशंस लाए गए थे, कब कब, 1795 और 1804 में। नॉर्मली याद रखना कि बंगाल रेगुलेशंस लाए गए थे कौन कौन सी ईयर में, 1795 में और 1804 में। और बाद में जो ये रजिस्ट्रेशन वाला और बाद में मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वेरिफिकेशन कराना होगा कुछ सालों के बाद, जो ये वाला लॉ लाया गया था, ये कब लाया गया था, ये वाला एक्ट, ये एक्ट लाया गया था 1870 में। 1870 में 1870 में कौन सा लॉ लाया गया था, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता था और बर्थ के कुछ सालों के बाद, पहले तो आप बर्थ के बाद रजिस्ट्रेशन कराओगे और फिर कुछ सालों के बाद क्या कराओगे, वेरिफिकेशन कराओगे अपनी फीमेल चिल्ड्रन का। तो ये तीनों ईयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1795, 1804 एंड 1870। चलो, आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, आई होप। नेक्स्ट है विडो रीमैरिज। तो विडो रीमैरिज को भी आप एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा चेंज बता सकते हो, जो कि फीमेल की कंडीशन में हुआ है। ऐसा स्टेप बोल सकते हो जो फीमेल की या वुमेन की पोजीशन को सुधारने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप और बहुत बड़ा स्टेप लिया गया, विडो रीमैरिज का। The Brahmo Samaj had the issue of widow remarriage high on its agenda and did much to popularize it. तो ब्रह्मो समाज का, हालांकि ब्रह्मो समाज का नाम ज़्यादातर सती प्रथा के लिए जाना जाता है, या सती प्रथा में ही ब्रह्मो समाज का नाम ज़्यादातर लिया जाता है, लेकिन इनके जो एजेंडाज थे, जो जो इनके मतलब एजेंडाज थे कि जो जो ये काम करना चाहते थे, जो रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, उसमें एक विडो रिमैरिज भी मतलब एक हाई लेवल पे इनका एक तरह से, जैसे कुछ रिफॉर्म्स तो बहुत सारे चाहते होंगे, लेकिन कुछ एक होते हैं हाईलाइटेड जो रिफॉर्म्स थे, जो ये मतलब बहुत जोर देते थे, जिन पर जिनके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करते थे, वही इनका हाई ऑन एजेंडा जो रिफॉर्म था उनमें से एक था विडोरी मैरिज का, ठीक है। तो बेशक ये इसमें इतना सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन इन्होंने इस जो मुद्दा था इसे पॉपुलराइज बहुत ज़्यादा कर दिया था, किसने, जो ये हमारा ब्रह्मो समाज था उसने, ठीक है। बट इट वॉज मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर। अब इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर जी का, ठीक है। जो पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर थे, ठीक है, इनकी मेनली इनके एफर्ट्स थे, जिसके कारण क्या हुआ, विडोरी मैरिज के लिए एक्ट बन सका, ठीक है। अब ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या करते थे क्या नहीं करते थे, लेकिन फिर भी अगर आप याद रखना चाहें तो ये प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज थे कलकत्ता में। प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में, ये प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज थे। दैट द हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट 1856 वाज पास। मतलब इनके ही एफर्ट्स के कारण, पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर जी के एफर्ट्स के कारण क्या हुआ है, जो हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट है 1856 में से पास किया गया। तो हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 में ये पास हुआ है, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 में पास हुए। हालांकि देखिए यहाँ पर भी कंफ्यूजिंग फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हो कि जो ये 1856 का जो हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट है 1856 का, ये लाया तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था गवर्नमेंट के सामने, ठीक है, हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट 1856 को, ठीक है। लेकिन जो ये लागू किया गया या फिर जो ये फोर्स में आया, जब ये एक्ट, तभी लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आया है। तो अगर आपके प्री में भी इस तरह से कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकता है कि जो हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट है 1856 का, वो किस गवर्नर जनरल के टाइम में, ठीक है, मतलब फोर्स में आया, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम है, ठीक है। इट लीगलाइज मैरिज ऑफ विडोज एंड डिक्लेयर्ड इश्यूज फ्रॉम सच मैरिजेज एज लेजिटिमेट। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो ये हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट आया था 1856, इसके द्वारा जब ये पास हो गया, इसने लीगलाइज कर दिया विडोज की रिमैरिज को, कि विडो को मतलब रिमैरिज करने के लिए इन्होंने एक तरह से लीगल पावर दे दी। एंड डिक्लेयर्ड इश्यूज फ्रॉम सच मैरिज एज लेजिटिमेट, और जो भी इश्यूज होंगे
उसको भी इन्होंने लॉ के अकॉर्डिंग बता दिया। ईश्वरचंद जो विद्यासागर थे साइटेड, उन्होंने कहा, जो विद्यासागर जी ने क्या कहा, उन्होंने बताया कि वैदिक टेक्स्ट टू प्रूव, हाँ, तो उन्होंने ये भी साइट किया और ये सामने लाए वो वैदिक टेक्स्ट जो प्रूव करते थे, क्या प्रूव करते थे कि हिंदू रिलीजन जो है वो सैंक्शन करता है विडो रिमैरिज को। मतलब वो विडो रिमैरिज को सैंक्शन करता है, उसको आज़ादी देता है विडोज को रिमैरिज करने की, ठीक है। और बल्कि अगर हम लोग देखें हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटीज़ में विडो की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। उनको मतलब एक तरह से उनकी लाइफ कुछ रह ही नहीं जाती थी उनके हस्बैंड की डेथ के बाद। एक तो वो मेंटली इतना ज़्यादा उन पर असर हुआ होता था, साथ ही साथ जो सोसाइटी है वो उनको बहुत सारा मतलब ऐसी चीज़ें करती थी जो अनडिज़ायरेबल होती थी, ठीक है। और उनको अपनी कुछ भी उनकी मतलब अपनी लाइफ रह ही नहीं जाती थी। अब मतलब उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि इसके बाद उनका कोई शौक नहीं होगा, उनकी कोई लाइफ नहीं होगी, उनके लिए कोई प्लेजर, कोई मतलब कुछ चीज़ें मायने नहीं रखती है। वो अपनी पसंद का कुछ खा पी नहीं सकती है, ना वो अपनी पसंद के कपड़े पहन सकते, कुछ मतलब अपनी मन से नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि जब उनको मतलब विडो रीमैरिज की बात आ रही है तो उनको मैरिज करने की भी आज़ादी नहीं थी। अपनी लाइफ मतलब मतलब अपने हिसाब से जीने की उनको आज़ादी नहीं थी, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग कुछ फैक्ट्स देख रहे हैं जो विडो रिमैरिज से रिलेटेड है। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर फोकस करेंगे, ठीक है। और जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको आप स्किप कर सकते हो, वो हम लोग सिर्फ ऐसे रीड करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जगन्नाथ शंकर सेठ एंड भाऊ दाजी वर अमंग द एक्टिव प्रोमोटर्स ऑफ गर्ल्स स्कूल इन महाराष्ट्र। अब देखिए हम लोग विडो रिमैरिज की बात कर रहे हैं, तो वैसे विडो रिमैरिज के हिसाब से यहाँ पर आप ये ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। बस इन्होंने सिर्फ ये बताया कि जगन्नाथ जो शंकर सेठ थे और भाऊ दाजी थे, वो उन प्रोमोटर्स में, एक्टिव प्रोमोटर्स में से एक थे जिन्होंने महाराष्ट्र में स्कूल्स वगैरह चलाए थे, ठीक है। अगर आप इस फैक्ट को स्किप भी कर दें तो इट्स ओके। अब देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि जो विष्णु शास्त्री पंडित थे, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, क्या है, विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित जी ने विडो रिमैरिज एसोसिएशन बनाई थी इन 1850। विडो रिमैरिज एसोसिएशन बनाई थी किसने, विष्णु शास्त्री पंडित जी ने। विष्णु शास्त्री पंडित जी ने विडो रिमैरिज एसोसिएशन बनाई थी कब, 1850 में। तो इनका अगर आप ये फैक्ट भी याद रखते हैं, वैसे तो आप एक पॉइंट में कितना ही लिख सकते हो, मतलब अब आपको इस हिसाब से भी लिखना है कि मतलब आपका जो वर्ड लिमिट है वो आप क्रॉस ना कर जाएं, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट और ऐसे फैक्ट जो प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखने जरूरी हैं। तो जैसे विष्णु शास्त्री पंडित हैं, विडो रिमैरिज एसोसिएशन बनाई है 1850 में, तो ये इस पॉइंट के हिसाब से भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप कंसिडर कर सकते हो और प्री के हिसाब से भी, ठीक है। अनदर प्रोमिनेंट वर्कर इन दिस फील्ड वॉज, कि कौन थे अनदर प्रोमिनेंट वर्कर, वो थी कारसुन दास मुलजी, ठीक है। जो कारसुन दास मुलजी थे इस फील्ड में जिन्होंने काम किया है, किस फील्ड में, विडो रिमैरिज की फील्ड में, कारसुन दास मुलजी। कारसुन दास मुलजी जी हैं, इन्होंने एक सत्या प्रकाश गुजराती में ये स्टार्ट किया था, ठीक है। और 1852 में, जो कि विडो रिमैरिज को एडवोकेट करता था, मतलब इसका पक्ष लेते थे विडो रिमैरिज का। इनका जो सत्य प्रकाश था गुजराती में 1852 में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो कारसुन दास मुलजी ने क्या स्टार्ट किया था, सत्या प्रकाश। इसको सत्यार्थ प्रकाश से कंफ्यूज मत कीजिएगा। कारसुन दास मुलजी ने क्या स्टार्ट किया था, सत्या प्रकाश, और ये गुजराती में था। 1852 में इन्होंने ये जो स्टार्ट किया था, और ये विडो रिमैरिज से रिलेटेड था। तो आपसे एक तरह से ये भी पूछ सकते हैं कि सत्या प्रकाश किसने स्टार्ट किया था, करसन दास मुलजी ने, ठीक है। 1852 में स्टार्ट किया था। और ये इस पॉइंट के हिसाब से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी ये भी रिलेट करता है विडो रिमैरिज से। सत्या प्रकाश गुजराती में, करसन दास मुलजी ने 1852 में स्टार्ट किया था। अब देखिए जो हमारे हिस्ट्री में डीके कर्वे जी का नाम भी इम्पॉर्टेंट है ना, डीके कर्वे। तो ये भी इन्होंने क्या किया था, ये जो प्रोफेसर डीके कर्वे थे, इन्होंने सिमिलर एफर्ट्स किए हैं ना वेस्टर्न इंडिया में। थोड़ा सा भी इसके इनके बारे में हम आगे भी पढ़ते हैं, चलो अभी कर लेते हैं कि डीके कर्वे ने वेस्टर्न इंडिया में सिमिलर एफर्ट्स के साथ ही साथ जो कर्वे जी थे उन्होंने एक खुद भी
एक विडो से शादी की थी कब, 1893 में। तो यहाँ पर आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं कि डीके कर्वे जो वेस्टर्न इंडिया में थे, ना कि उन्होंने सपोर्ट किया विडो रीमैरिज को, हाँ, बल्कि उन्होंने क्या किया, एक विडो से मैरिज भी की 1893 में। और इन्होंने पूरी की जो अपनी लाइफ है वो उन्होंने अपलिफ्टमेंट ऑफ हिंदू विडोज़ में लगा दी, विडोज़ की अपलिफ्टमेंट में अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी, ठीक है। और वो क्या बन गए थे, सेक्रेटरी ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी बने थे। जो हमने अभी देखा कि जो विष्णु शास्त्री पंडित थे, उन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन स्टार्ट की थी। किसने, विष्णु शास्त्री पंडित ने। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850s में क्या स्टार्ट की थी, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। और बाद में जो हमारे ये डीके कर्वे हैं, जिन्होंने 1893 में विडो से मैरिज की थी, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपलिफ्टमेंट ऑफ विडो में लगा दी थी, हिंदू विडो में के अपलिफ्टमेंट में उन्होंने अपनी लाइफ लगा दी थी। और बाद में वो क्या बन गए थे, सेक्रेटरी भी बन गए थे, किसके, विडो रीमैरिज एसोसिएशन की। वही विडो रीमैरिज एसोसिएशन जिसको विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850s में बनाया था, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप चाहो तो ये नाम भी याद रख सकते हो, वर्सलिंगम पंतालू इन मद्रास, ठीक है। जो वर्सलिंगम पंतालू मद्रास के हैं, इन्होंने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जो वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी आपने जो, चलो, एक तो ब्रह्मो समाज वाला पॉइंट देखा है आपने, वो इम्पोर्टेंट था कि ब्रह्मो समाज ने पॉपुलराइज किया इस मुद्दे को, ठीक है। उसके बाद आपने ईश्वरचंद विद्यासागर जी का योगदान देखा कि इन्होंने हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट ले आए थे वो 1856 में, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया था कि ऐसे वैदिक टेक्स्ट जो भी हैं कोई भी लिमिट नहीं करता, या ऐसा नहीं, मतलब सारे के सारे जो वैदिक टेक्स्ट हैं वो इस बात को सैंक्शन करते हैं कि विडो रीमैरिज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट देखा वो था शंकर पंडित जी का नाम, जो विष्णु शास्त्री पंडित जी का नाम। विष्णु शास्त्री पंडित जी जो थे, उन्होंने क्या बनाया था, विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया था, विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया था, तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट था। विडो रीमैरिज एसोसिएशन किसने बनाया था, विष्णु शास्त्री पंडित जी ने 1850s में। उसके बाद हमने जो देखा है, करसनदास मुलजी जी का नाम इम्पोर्टेंट है। इन्होंने सत्य प्रकाश जो है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये पेपर जो इन्होंने स्टार्ट कर दिया था 1852 में, ठीक है। विडो मैरिज से रिलेटेड ये इसको एडवोकेट करते थे, मतलब इसका पक्ष लेते थे। फिर डीके कर्वे हमने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी देखी कि ये वेस्टर्न इंडिया में थे और इन्होंने खुद भी एक विडो से शादी की 1893 में, और बाद में सेक्रेटरी बने किसके, जो विडो रीमैरिज एसोसिएशन की, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो डीके कर्वे जी थे, उन्होंने आगे क्या किया है, ही ओपनड अ विडोज होम इन पूना टू गिव द हाई कास्ट विडोज एंड इंटरेस्ट इन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग दैम विद फैसिलिटीज़ फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब उन्होंने बताया कि जो हाई कास्ट विडोज हैं उनके लिए इन्होंने एक पूना में एक होम भी, विडोज होम ओपन किया था, ताकि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, इंटरेस्ट जगाया जाए उनकी लाइफ में, ठीक है। ये भी स्किप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। द राइट ऑफ विडोज टू रीमैरिज वाज ऑल्सो एडवोकेटेड बाय, अच्छा यहाँ पर थोड़ा पीएम मालाबारी जी जो हैं वो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनका नाम आप चाहो तो याद रख सकते हो, बीएम मालाबारी, ठीक है। तो वैसे तो हमारे पास इस पॉइंट के लिए बहुत सारे सब पॉइंट्स हो चुके हैं कि विडो रीमैरिज के लिए क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि देखो हमने सिर्फ विडो रीमैरिज के ऊपर तो पूरा आंसर लिखना नहीं है ना, तो हमने एबोलिशन ऑफ सती में भी पॉइंट्स लिखे हैं, प्रिवेंटिंग फीमेल जो इन्फेंटिसाइड उसमें भी पॉइंट लिखे हैं, तो विडो रीमैरिज में ऐसे हमारे बहुत सारे पॉइंट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा और लिखना चाहो उसमें, या फिर बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो वैसे नहीं बनता इससे, पर फिर भी आप अगर कुछ एडिशनल पॉइंट्स दिमाग में रखना चाहो, किसी ऐसे वगैरह में आप थोड़ा बताना चाहो कि कौन कौन इस बात को एडवोकेट करता था, इसका पक्ष लेता था, तो हम बीएम मालाबारी का नाम लिख सकते हो आप, ठीक है। और ये गोविंद महादेव रनाडे जी हैं, इनका भी आप नाम याद रख सकते हो, गोविंद महादेव रनाडे, ठीक है। इसके अलावा नर्मद जो हैं वो, मतलब नर्मद शंकर लाभ शंकर दावे जी हैं, ये इन्होंने भी विडो मैरिज के लिए अपने योगदान दिया है। और के नटराजन, इन्होंने भी, ये भी उन रिफॉर्मिस्ट में से एक हैं जिनका योगदान इस फील्ड में रहा है, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट देख रहे हैं, बहुत ही मतलब अच्छा जो स्टेप लिया गया था फीमेल की कंडीशन को सुधारने के लिए, वो था कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज। कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज, तो किस तरह से चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने के लिए लॉज बनाए गए, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, वो हम इसमें देखने जा रहे हैं।
ओके। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो इस दिशा में कदम उठाया गया वो था द नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, जो नेटिव मैरिज एक्ट था 1872 का, द नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था कब, 1872 का। इसको सिविल मैरिज एक्ट भी बोला जाता था 1872 का। इन्होंने क्या किया, सिग्निफाइड लेजिस्लेटिव एक्शन इन प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज। ये एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव एक्शन था, एक इम्पॉर्टेंट मतलब एक कानून बनाया गया था किस फील्ड में, कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए सबसे पहला स्टेप लिया गया था। ठीक है, इस फील्ड में द नेटिव मैरिज एक्ट, द नेटिव मैरिज एक्ट या फिर सिविल मैरिज एक्ट कब आया था, 1872 में। आप ईयर्स जरूर याद रखिएगा, क्योंकि तभी इसकी आप बता सकते हो किस तरह से, एक तरह से जो हिस्ट्री में कैसे कैसे इवोल्व होती गई, अलग अलग एक्ट्स कैसे कैसे आते गए, क्या उनका मतलब टाइम पीरियड कैसे कैसे रहा उनका। तो आपको थोड़ा सा इनके एक्ट्स के ईयर याद रखनी जरूरी है, क्योंकि तभी आप इसको मेंशन कर पाओगे अपने आंसर में, और इससे आपके आंसर की एक तरह से ब्यूटी एनहेंस होगी। द नेटिव मैरिज एक्ट और सिविल मैरिज एक्ट 1872, द नेटिव मैरिज एक्ट और सिविल मैरिज एक्ट 1872, नेटिव मैरिज एक्ट या फिर क्या बोल सकते हो, सिविल मैरिज एक्ट 1872। कब आया था ये एक्ट, 1872 में। कौन सा एक्ट है, द नेटिव मैरिज एक्ट, द नेटिव मैरिज एक्ट या फिर सिविल मैरिज एक्ट 1872। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है। देखो अगर आपको एक्ट का नाम याद है तो आप बाकी लाइन तो नॉर्मली लिख ही लोगे कि इंपॉर्टेंट एक्ट था, लेकिन कौन सा एक्ट इंपॉर्टेंट था ये आपको पता होना चाहिए। इससे आपको मतलब एग्जामिनर इससे मार्क्स देगा। ऐसे तो नहीं बता सकते हो कि बहुत अच्छे अच्छे एक्ट्स लाए गए और आपने नाम एक का भी मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो आपको नाम जो है एक्ट्स के बताना वो ज़रूरी है। द नेटिव मैरिज एक्ट जो लाया गया था या फिर सिविल मैरिज एक्ट वो कब लाया था, 1872 में। ठीक है, इट हैज़ अ लिमिटेड इम्पैक्ट एज द एक्ट वाज नॉट एप्लीकेबल टू हिंदूज, मुस्लिम्स एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड फेथ। तो ये वैसे पहला स्टेप लिया गया था, मतलब ऐसे छोटे मोटे स्टेप होते होंगे, लेकिन जो एक्ट है जो एक तरह से लीगलाइज तौर पे मतलब लीगल तौर पे इसके अगेंस्ट जो एक्शन लिया गया था चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, वो 1872 में लिया गया था। ठीक है, और एक तरह से पहल थी ये, इसने भी प्रोहिबिट किया चाइल्ड मैरिज को, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि हिंदूज, मुस्लिम्स और अदर जो भी बड़े बड़े रिकॉग्नाइज्ड फेथ्स थे उनको उन पर तो लागू ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो चाइल्ड मैरिज है वो सबसे ज़्यादा तो इन्हीं रिलीजन्स में बोल सकते हो आप, है ना, जो होती थी। द रिलेंटलेस एफर्ट्स ऑफ पारसी रिफॉर्मर BM मालाबारी। अभी मैंने आपको बताया था कि BM मालाबारी हैं, उन्होंने वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अपना योगदान दिया है उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए। उनका एक इम्पॉर्टेंट नाम है, जैसे विडोरी मैरिज में भी उनका योगदान रहा है। तो चाइल्ड जो फीमेल चाइल्ड है उसकी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारे अपने मतलब जीवन का समय दिया है, ऐसे बोल सकते हो आप लोग। तो ये पारसी रिफॉर्मर थे। जो पारसी रिफॉर्मर, इनका नाम क्या है, BM मालाबारी। पारसी रिफॉर्मर BM मालाबारी। तो इनकी एक तरह से जो भी इन्होंने किया अपनी लाइफ में या फिर जो भी इनका योगदान रहा उसका एक फ्रूट बोल सकते हो या रिवॉर्ड बोल सकते हो। वो कैसे मिला इनको, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 जो है वो पास किया गया, किसके लिए, मतलब चाइल्ड जो मैरिज है गर्ल्स की वो रोकने के लिए बोल सकते हो। या फिर उसमें एक थोड़ा सा, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हो, यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि जैसे जो ये एक्ट आया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ठीक है, इससे जो भी 12 साल से नीचे की बच्चियाँ होती थी उनकी शादी नहीं होगी। मतलब इसमें ये कहा गया था कि आपकी मतलब जो भी लड़की जिसकी एज 12 साल से कम है उसको उसकी मैरिज नहीं करा सकते। 12 साल से ऊपर की जो गर्ल्स हैं उनकी करा सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से नेगेटिवली मत लीजिएगा कि सिर्फ 12 साल क्यों रखा है, एकदम से 18 या जो भी मतलब बड़ी एज कुछ भी रख सकते थे 12 में, मतलब कि क्या ही उन्होंने चेंज कर दिया, आप ये सोचोगे। लेकिन उस वक्त जो 1-2 साल भी ये बढ़ाना, जहाँ पर 7-7 8-8 साल की बच्चियों की शादी हो जाती थी, तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी मतलब एकदम से आप हाई पीक पर नहीं जा सकते हो। ठीक है, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो जेनिथ पर जाने के लिए आपको छोटे लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक एफर्ट, बहुत अच्छा एफर्ट था कि उन्होंने जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट PM मालाबारी जी जो हैं उनके योगदान से ये चीज़ आ पाई कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में बन पाया। ठीक है, इससे बेशक जो चाइल्ड गर्ल्स थी उनकी जो
एज लिमिट थी वो 12 रख दी गई कि 12 से ऊपर की बच्चों की ही शादी हो पाएगी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा धीरे धीरे करके थोड़ी डेवलपमेंट की तरफ तो हम जा रहे हैं ना, थोड़ी मतलब ना से तो कुछ प्रोग्रेस हुई है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको ले सकते हो, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लाया गया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 किसने लाया? पीएम मालाबारी जी के योगदान से आया ये, और एक पारसी रिफॉर्मर थे ये। और इससे पहले जो हमने एक्ट पढ़ा था वो कौन सा था? द नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का, द नेटिव मैरिज एक्ट, या फिर उसको हम लोग सिविल मैरिज एक्ट भी बोल सकते हैं 1872 का। और जो हमने अभी बीएम मालाबारी जी का पढ़ा है वो कौन सा है? एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ये प्री के लिए भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 है, ये किसके प्रयासों के द्वारा लाया गया? पारसी रिफॉर्मर कौन थे? बीएम मालाबारी, उनके प्रयासों से लाया गया। और इसमें जो गर्ल चाइल्ड है उनकी मैरिज को फॉरबिड किया गया, मना किया गया मतलब, या फिर यहाँ पर एक तरह से लिमिट लगा दी गई किस एज के नीचे? 12 जो साल की जो बच्चियां हैं उससे कम की एज के लिए उन्होंने लिमिट लगा दी कि वो शादियाँ नहीं हो सकती उनकी 12 से कम की एज की लड़कियों की, ठीक है। द शारदा एक्ट 1930। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, ये आप बहुत जगह देखते हो, द शारदा एक्ट 1930, ये बहुत प्रचलित एक्ट था उस समय का। फर्दर पुश अप द एज टू 18 एंड 14 फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जो एज है वो उसकी सीमा बढ़ती जा रही है, ठीक है, कि मतलब उनके लिए क्राइटेरिया जो है वो और अच्छा होता जा रहा है, ठीक है, कि अब और इससे कम की जो एज के बच्चे हैं उनकी शादियां नहीं होंगी, ठीक है। तो शारदा एक्ट 1930 में क्या डिफाइन किया गया कि जो बॉयज़ हैं 18 ईयर्स जिनकी एज है, ठीक है, 18 या 18 ईयर्स से जो अब एज वाले हैं उनकी शादी हो सकती है। और गर्ल्स के लिए क्या 14 का क्राइटेरिया रखा गया कि 14 या 14 से ऊपर की जो गर्ल्स हैं उनकी शादी हो सकती है, इससे कम के जो बच्चे या बच्चियां हैं उनकी शादी नहीं होगी। 18 और 14 लिमिट रखी गई किसके द्वारा? द शारदा एक्ट 1930। एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि पहला कौन सा एक्ट आया था? द नेटिव मैरिज एक्ट। द नेटिव मैरिज एक्ट और सिविल मैरिज एक्ट जो लाया गया था वो कब लाया गया था? 1872 में। उसके बाद कौन सा एक्ट लाया गया? बीएम मालाबारी जी द्वारा, जो पारसी रिफॉर्मर थे, उन्होंने जो लाया था हमारा एक्ट वो था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट, उसके अकॉर्डिंग कितनी 12 साल की लिमिट रखी गई थी। गर्ल्स की जो एज है उसकी लिमिट रखी गई थी 12 साल, उससे कम एज के बच्चों की शादी नहीं होगी। और इसके बाद शारदा एक्ट लाया गया कब का? 1930। द शारदा एक्ट 1930, और ये लॉर्ड इरविन के टाइम में लाया गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, लॉर्ड इरविन के टाइम में ही लाया गया था। तो उसमें क्या रखा गया था कि जो बॉयज़ हैं उनकी एज रखी गई थी 18 और गर्ल्स की एज कितनी रखी गई थी? 14, ठीक है। इससे नीचे जो एज के बच्चे या बच्चियाँ हैं उनकी शादी नहीं होगी इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद देखो फ्री इंडिया में क्या किया गया? चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 लाया गया। तो आपको पहले एक्ट का नाम याद रखना होगा कि क्या है? द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 कब लाया गया था? 1978 में। 1978 में देखिए, वैसे आज़ादी के बहुत सालों बाद ये एक्ट आया है। 1978 में बड़ी देर लगा दी गवर्नमेंट ने एक्ट बनाते बनाते। तो 1978 में क्या किया गया था? 1978 में द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 लाया गया। द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसके द्वारा क्या किया गया? इससे और भी रेज की गई जो लड़कियों और लड़कों की मैरिज की एज। तो देखिए पहले तो 15 और 18 हो चुकी थी इससे पहले, ठीक है। अब देखिए जो गर्ल्स हैं उनकी एज 18 की गई इसके द्वारा, है ना, एज जो लिमिट है या फिर जो भी रेज करके एज लिमिट कितनी कर दी गई? 18। और बॉयज़ की कितनी कर दी गई? 21, जो कि अब प्रेजेंटली भी चला है ना। तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा आप इतना याद रख सकते हो कि 18 और 21 की गई एज, 18 गर्ल्स की और 21 बॉयज़ की, 18 गर्ल्स की और 21 बॉयज़ की इन फ्री इंडिया। फ्री इंडिया में जो हमारा आज़ाद भारत है उसमें चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 लाया गया। और उसके द्वारा जो मैरिज की एज है वो कितनी रखी गई? 18 और 21, 18 गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए 21। लास्ट बार हम लोग इसके एक्ट्स को रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लाया गया था? द नेटिव मैरिज एक्ट या फिर सिविल मैरिज एक्ट लाया गया था 1872 का। उसके बाद बीएम मालाबारी जी ने, जो पारसी रिफॉर्मर थे, उन्होंने कौन सा एक्ट लाया था? एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। उसके बाद शारदा एक्ट आया 1930 का। उसके बाद क्या है?
चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1978 का, जो ये 18 और 21 की एज को लाते लाते देखो गवर्नमेंट ने बहुत साल लगाए हैं आज़ादी के बाद भी, यहाँ आप समझ सकते हो ये चीज़। इसके बाद देखिए एजुकेशन ऑफ वुमेन, ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप था जो वुमेन की स्थिति को सुधारने के लिए लाया गया। एजुकेशन ऑफ वुमेन, एजुकेशन ऑफ वुमेन। अगर आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक बार आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहे हो किसी टॉपिक को समझने के लिए, लेकिन आप हमेशा के लिए इसको अच्छे से याद रख पाओगे अब, अगर आप इसमें एक बार ही टाइम इन्वेस्ट कर लेते हो अपना, ठीक है। तो टाइम को मनी की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। एक बार अगर आपने लगाई है अच्छे से, या कोई भी चीज़ आप खरीदते हो जैसे, तो आप एक बार अगर इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी करते हो तो वो आपको लंबे टाइम के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसलिए प्लीज़ थोड़ा टाइम ज़्यादा बेशक लगेगा, लेकिन आपका टॉपिक इसके बाद बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। एजुकेशन ऑफ वुमेन। द क्रिश्चियन मिशनरीज वर द फर्स्ट टू सेट अप द कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी इन 1891। तो अगर हम लोग देखें तो वुमेन की एजुकेशन की तरफ कैसे कैसे स्टेप्स लिए गए। तो सबसे पहले जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो पहले ऐसे थे जिन्होंने कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी की स्थापना की थी, कब, 1819 में। तो जो है कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी इन 1891, कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी इन 1819, सॉरी है ना, 1819 में क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या स्थापना की थी, किस चीज़ की एस्टेब्लिशमेंट की थी 1819 में, कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी, कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी। क्रिश्चियन मिशनरीज ने पहली बार जो फर्स्ट थे वो जिन्होंने सेटअप की थी कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी, कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी कब, 1819 में। उसके बाद देखो जो बेथ्यून स्कूल था ये फाउंड किया गया था जेईडी बेथ्यून के द्वारा। जो बेथ्यून स्कूल था वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, जेईडी बेथ्यून के द्वारा, बेथ्यून स्कूल बाय जेईडी बेथ्यून, ठीक है। जे जेईडी बेथ्यून है ये प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन कलकत्ता थे, ठीक है। और जो इन्होंने ये बेथ्यून स्कूल फाउंड किया था ये कब किया था, 1849 में, 1849 में। तो दो फैक्ट्स अब तक हमने पढ़े कौन कौन से, कि एक तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो पहले थे जिन्होंने क्या सेट किया था, कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी, कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी कब, 1819 में। कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी 1819 में लाई गई थी, किसके द्वारा, क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा। अगर हम देखें तो वुमेन की एजुकेशन की तरफ कैसे बढ़ते हुए कदम कैसे हैं। सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज ने 1819 में, क्रिश्चियन मिशनरीज ने 1819 में कैलकटा, जो कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी, कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी 1819 में लाई क्रिश्चियन मिशनरीज ने। उसके बाद बेथ्यून स्कूल बनाया जेईडी बेथ्यून ने, कब, 1849 में, 1849 में बेथ्यून स्कूल बनाया जेईडी बेथ्यून ने। और जेईडी बेथ्यून कौन थे, वो प्रेसिडेंट थे ऑफ काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन कैलकटा, काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन कैलकटा के जो हेड थे वो थे, प्रेसिडेंट बोल सकते हैं वो थे जेईडी बेथ्यून। 1849 में इन्होंने बेथ्यून स्कूल बनाया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है वॉज द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द पावरफुल मूवमेंट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन दैट अरोज इन 1840s एंड 1850s। जो ये बेथ्यून स्कूल था ये एक तरह से पहला, इसको फ्रूट बोल सकते हो आप, की जो पावरफुल मूवमेंट चल रहा था वुमेन के एजुकेशन के लिए, ठीक है। और जो 1840s से 50s के बीच की अगर आप बात कर सकते हो तो उसमें एक पावरफुल या फर्स्ट जो पावरफुल मूवमेंट था उसका जो फर्स्ट फ्रूट आप किसको बोल सकते हो, बेथ्यून स्कूल को, 1849 में जो बनाया गया था जेईडी बेथ्यून के द्वारा। ये काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो कलकत्ता में थी उसके प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन कलकत्ता। और इससे पहले 1819 में क्या बन चुका था, कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी, कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी बन चुकी थी 1819 में क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा, ठीक है। दोनों फैक्ट्स समझ आ गए हैं और याद भी हो गए आई होप। पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर वॉज एसोसिएटेड विथ नो लेस देन 35 गर्ल्स स्कूल इन बंगाल एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। तो देखिए पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर जी यहाँ तक कि विडो रिमैरिज से ही नहीं वो मतलब रिलेट करते थे, बल्कि उन्होंने देखो जो फीमेल एजुकेशन है उनके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है अपना, कि वो 35 जो गर्ल्स स्कूल थे बंगाल में, 35 गर्ल्स स्कूल जो थे उनसे वो एसोसिएटेड थे, ठीक है। जो हमारे पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर जी हैं उन्होंने विडो रिमैरिज के साथ साथ किस पक्ष में वुमेन के योगदान दिया है,
एजुकेशन की फील्ड में, ठीक है। तो जो ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे वो 35 गर्ल्स स्कूल से एसोसिएटेड थे, बंगाल के जो 35 गर्ल्स स्कूल थे, ठीक है। और उनको एक तरह से पायनियर्स बोल सकते हैं हम लोग वुमेन एजुकेशन की फील्ड में भी, ठीक है। अब ये तो देखो नॉर्मल थोड़े ऐसे फैक्ट थे जो हम इंडिया लेवल पर देख रहे हैं, या फिर ऐसे देख रहे हैं जो मतलब इंडियंस के द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है। और जो मतलब हम रिफॉर्मर्स की बात कर रहे हैं, उनको छोड़कर जो बेथुन स्कूल वगैरह जैसे है, ये तो चलो आप लोग बोल सकते हो कि थोड़ा फॉरेनर्स का एड है इसमें। लेकिन इसके बाद जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली अगर आप बोल सकते हो कि वुमेन एजुकेशन की फील्ड में जो ब्रिटिशर्स ने कदम उठाए हैं, एक तरह से एज अ गवर्नमेंट कदम उठाए हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल्स का योगदान हमने थोड़ा सा देखा कि हाँ जो इंडिविजुअल्स हैं उनका योगदान आप समझ सकते हो, ठीक है। साथ ही आप चलो इंडियन रिफॉर्मर्स का योगदान समझ सकते हो, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ बहुत बड़े कदम उठाए हैं जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है, जैसे चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854। जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है ऑन एजुकेशन 1854, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 को, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहा जा सकता था उस टाइम का। चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854, चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन कब आया था? 1854 में। इन्होंने लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर फीमेल एजुकेशन, इन्होंने क्या किया यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया फीमेल एजुकेशन की ज़रूरत पर। इन 1914 द वुमेन मेडिकल सर्विस डिड अ लॉट ऑफ वर्किंग इन ट्रेनिंग नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, ठीक है। तो 1914 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो वुमेन्स मेडिकल सर्विस है, वुमेन्स मेडिकल सर्विस डिड अ लॉट ऑफ वुमेन ऑफ वर्क इन ट्रेनिंग नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। तो जो ये 1914 में वुमेन मेडिकल सर्विस है, वुमेन मेडिकल सर्विस ने बहुत योगदान दिया है जो नर्सेज की ट्रेनिंग के लिए है ना, या फिर मिडवाइफ्स जो होती थी उनकी ट्रेनिंग के लिए बहुत योगदान दिया है। किसने? वुमेन्स मेडिकल सर्विस ने। वुमेन्स मेडिकल सर्विस ने 1914 में वुमेन्स मेडिकल सर्विस ने मतलब बहुत सारी नर्सेज को या फिर मिडवाइफ्स को ट्रेन किया, ठीक है। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, किसने? वुमेन्स मेडिकल सर्विस ने। वुमेन्स मेडिकल सर्विस ने कब? 1914 में वुमेन्स मेडिकल सर्विस ने ट्रेनिंग प्रोवाइड की नर्सेज और मिडवाइफ्स को, 1914, और वुमेन्स मेडिकल सर्विस ने, ओके। द इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी सेटअप बाय प्रोफेसर डी के कर्वे इन 1916 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है कि जो डी के कर्वे जी हैं इन्होंने यहाँ पर भी अपना रोल प्ले किया है, ना सिर्फ विडो रीमैरिज में बल्कि फीमेल एजुकेशन में भी। विडो रीमैरिज में तो इन्होंने अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया था 1893 में विडो से रीमैरिज करके, और बाद में वो सेक्रेटरी भी बने थे किसके जो विडोज़ रीमैरिज एसोसिएशन थी उसके सेक्रेटरी भी बने थे। तो वो डी के कर्वे जी का जो वो रोल है वो विडो रीमैरिज के हिसाब से था, और जो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट में रोल देख रहे हैं वो है वुमेन एजुकेशन के हिसाब से। तो इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की गई थी डी के कर्वे जी के द्वारा 1916 में। इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप बाय प्रोफेसर डी के कर्वे इन 1916। इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी सेटअप बाय प्रोफेसर डी के कर्वे इन 1916। जो इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी थी वो सेटअप किसके द्वारा की गई? डी के कर्वे के द्वारा। कब? 1916 में। और 2 साल पहले ही 1914 में क्या नर्सिस को ट्रेन और मिडवाइफ्स को ट्रेन किया गया था, किसके द्वारा? मेडिकल जो वुमेन्स मेडिकल सर्विस थी, वुमेन्स मेडिकल सर्विस के द्वारा। वुमेन्स मेडिकल सर्विस के द्वारा 1914 में जो नर्सेज हैं और जो मिडवाइफ्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराई गई थी वुमेन्स जो मेडिकल सर्विस के द्वारा, वुमेन्स मेडिकल सर्विस के द्वारा। अब यहाँ पर इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी बना दी गई डी के कर्वे जी के द्वारा 1916 में। इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप बाय प्रोफेसर डी के कर्वे इन 1916, ठीक है। वॉज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग एजुकेशन टू वुमेन। इन द सेम ईयर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज वॉज ओपन इन दिल्ली। तो इसी ईयर में मतलब 1916 में ही, अच्छा, जो ये इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी 1960 में डी के कर्वे जी के द्वारा बनाई गई थी, इनका भी बहुत आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में आप देख सकते हो जिसने एजुकेशन स्प्रेड की वुमेन में। और उसी साल मतलब 1916 में ही लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो है वो दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश या ओपन इन दिल्ली। किस साल में? 1916 की ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या फैक्ट पढ़े हैं एजुकेशन ऑफ वुमेन में, कि सबसे पहले तो कैलकाटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी बनाई गई थी। कब? 1819 में। कैलकाटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी बनाई गई थी कब? 1819 में। कौन सी सोसाइटी? कैलकाटा जो कैलकाटा जो फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी थी वो बनाई गई थी कहाँ पर?
कलकत्ता में कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी 1819 में कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी 1819 में। उसके बाद बेंथ्यून स्कूल बनाया गया जेईडी बेंथ्यून के द्वारा 1849 में। ठीक है, कलकत्ता जुवेनाइल जो फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी, कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी, इसका नाम कंफ्यूजिंग बेशक है पर इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए, प्लीज़ इसको रिमेंबर कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अपनी मेमोरी में इसको फीड कर लीजिए कि जो कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी थी वो 1819 में बनी थी। फिर बेथ्यून स्कूल बना था, जेईडी बेथ्यून ने 1849 में बनाया था। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक बहुत पहला फ्रूट था जो पावरफुल मूवमेंट के, हम लोग पहले फ्रूट के रूप में इसको देख सकते हैं बेथ्यून स्कूल को, जो 1840 से 50s के बीच में जो भी रिफॉर्म चल रहे थे पावरफुल। पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर जी के बारे में हमने देखा था कि वो 35 जो गर्ल्स स्कूल है, 35 गर्ल्स स्कूल उससे एसोसिएटेड थे, ये जो बंगाल में 35 गर्ल्स स्कूल थे। उसके बाद हमने देखा कि जो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था 1854 का, चार्ल्स वुड डिस्पैच एजुकेशन से रिलेटेड था। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था। उसकी जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था इसने भी फीमेल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया। फिर 1914 में जो वुमेंस मेडिकल सर्विस थी, वुमेंस मेडिकल सर्विस, इन्होंने बहुत सारी नर्सिस को, मिडवाइफ्स को ट्रेनिंग दी। उसके बाद इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई डीके कर्वे जी के द्वारा 1916 में। 1914 में हमने पढ़ा था कि 1914 में 2 साल बाद इसके 1916 में यूनिवर्सिटी बनेगी। 1914 में क्या है, मिडवाइफ्स और नर्सिस को ट्रेन किया गया किसके द्वारा, जो वुमेंस मेडिकल सर्विस थी, वुमेंस मेडिकल सर्विस के द्वारा, वुमेंस मेडिकल सर्विस के द्वारा 1914 में नर्सिस और मिडवाइफ्स को ट्रेन किया गया। उसके बाद जो है जो यूनिवर्सिटी बनाई गई इंडियन वुमेंस यूनिवर्सिटी डीके कर्वे जी के द्वारा 1916 में। ठीक है जी। और हार्डिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनाया गया दिल्ली में, हार्डिंग मेडिकल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली। उसके बाद देखो हेल्थ फैसिलिटीज बिगिन टू प्रोवाइड टू वुमेन विद ओपनिंग ऑफ डफरिन हॉस्पिटल इन 1880s। और डफरिन जो है हमारे, इनका भी डफरिन हॉस्पिटल बनाया गया कब, 1880s में। डफरिन हॉस्पिटल इन 1880s, डफरिन हॉस्पिटल का बनाया गया 1880s में। अच्छा, आप ये चीज़ भी समझ सकते हैं कि देखो इंडियन सोसाइटी ने यहाँ पर फीमेल्स को जो है जो नर्सेज की ट्रेनिंग है, मिडवाइफ्स की ट्रेनिंग है, देखो मतलब यहाँ पर फीमेल्स चलो इस फील्ड में तो आनी शुरू हुई, लेकिन इसके पीछे भी आप एक थॉट या फिर एक नज़रिया देख सकते हो इंडियन सोसाइटी का कि वुमेन को यहाँ पर भी फिर भी दूसरों के लिए ही, मतलब जैसे अभी भी एक्सपेक्ट किया जाता है वुमेन से कि वो दूसरों की ही सेवा करती रहे, दूसरों की सर्विस करती रहे, उसी तरीके से मतलब उनको ये ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी गई है, बस ये है कि उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है जैसे कि वो ये ट्रेनिंग कर कर अपने घर को एक तरह से और अच्छे से संभाल पाएंगी। ठीक है, और उनको ये देखा जा रहा है कि उनका जो फील्ड है चलो इस तरह का है कि जहाँ पर उनको केयर, सेवा, इससे ही रिलेट किया जा रहा है। हालांकि ये एक वुमेन के नेचर का एक असेंशियल कंपोनेंट है, पर फिर भी उनको एक तरह से मेल के इक्वल यहाँ पर अभी रोल नहीं मिलना स्टार्ट हुआ है। अभी वो उनको सिर्फ नर्सेज, मिडवाइफ्स तक ही रखा गया है उनके रोल को। ठीक है, और जैसे डफरिन हॉस्पिटल 1880s में बनेगा तो वो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वुमेन को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अब जैसे वुमेन खुद ही नर्सेज और मिडवाइफ्स होंगी तो वुमेन को एक तरह से हेल्थ की फील्ड में एक्सपोजर मिलेगा और साथ ही वुमेन की हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वुमेन की हेल्थ पर, वैसे तो आज के समय में भी अगर देखा जाए तो अगर वुमेन को एक हॉस्पिटल जाना होता है तो वो किसी ना किसी फैमिली मेम्बर को अपने साथ लेकर जाती है या फिर वो किसी ना किसी का सहारा चाहती है अपने साथ, मतलब क्योंकि उनको इतनी आज़ादी ही नहीं मिली है या फिर उनको इस तरह से एक जैसे रिचुअल बना दिया जाता था सोसाइटी में, या फिर उनको एक तरह से उनकी हैबिट जैसे बन जाती है कि किसी ना किसी का साथ होना जरूरी है। तो इसी तरह से अभी भी फीमेल उतनी इंडिपेंडेंट नहीं है, पर फिर भी एक इस टाइप से जो नर्सिंग और मिडवाइफ्स के तौर पर वुमेन्स जो बाहर आई हैं उससे वुमेन को थोड़ा हेल्थ की फील्ड में उनकी भी हेल्थ पर ध्यान दिया जाएगा और थोड़ा वो खुद भी अपने हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करेंगी क्योंकि उनको थोड़ा नॉलेज होगी, वो अपनी नॉलेज को और लेडीज़ में स्प्रेड करेंगी और वुमेन्स में स्प्रेड करेंगी, अपनी बच्चियों का थोड़ा अच्छा से ध्यान रख पाएंगी। इस तरह से मतलब सोसाइटी में एक तरह से सोशल और एजुकेशनल लेवल पर और जो हेल्थ केयर के लेवल पर चेंज आएगा और इकोनॉमिक लेवल पर भी। पार्टिसिपेशन इन द स्वदेशी एंड द एंटी पार्टीशन and the home rule movements during the opening decades of the 20th century was a major liberating experience for the otherwise home centered Indian woman.
ओके। बहुत बड़ी बात की गई है कि जो होम सेंटर्ड इंडियन वुमेन है उनके लिए इन्होंने कहा है। तो जो पार्टिसिपेशन है स्वदेशी मूवमेंट में, अब देखो स्वदेशी मूवमेंट जब चला था, ठीक है, कि आप अपने देश के ही जो गुड्स है उसका यूज़ कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स का यूज़ करिए, ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स के या फिर जो फॉरेन नेशनल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट कीजिए। और साथ ही साथ जो एंटी पार्टीशन चला था मूवमेंट, मतलब बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट, कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो चला था और स्वदेशी मूवमेंट में, इसमें दोनों में जो वुमेन है वो उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वैसे जो 1857 में है वहाँ रानी लक्ष्मीबाई जी के चर्चे इतने फेमस हुए हैं। समय समय पर और भी फीमेल्स ने मतलब अपना योगदान दिया है रिफॉर्म मूवमेंट्स में भी, और साथ ही साथ इंडियन के फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत सारे हमारे पास वुमेन्स ऐसे हैं जिनका महान योगदान है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि स्वदेशी और एंटी पार्टीशन मूवमेंट के टाइम या होम रूल मूवमेंट के टाइम एक तरह से नया डिकेड, एक नया दशक ओपन हो चुका है 20th सेंचुरी का, जिसमें मतलब वुमेन ने एक बहुत एक तरह से आज़ाद कदम उठाया है। लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है ये वुमेन के लिए, किन वुमेन के लिए, जो कि होम सेंटर्ड इंडियन वुमेन है। होम सेंटर्ड इंडियन वुमेन, जैसे अभी हम लोग ये बता रहे थे कि अब वो चलो नर्सिस और जो उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी मिडवाइफ्स की, उस बहाने से घर से एक तरह से उनका कदम बाहर निकला है, कुछ नया सीखने को उनको मिला है। साथ ही उनको अभी भी होम सेंटर्ड इंडियन वुमेन को, जैसे अगर आप देख सकते हो तो नॉर्मली वुमेन जैसे अपनी फैमिली में भी अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं या फिर उनकी केयर करते हैं, दवाई वगैरह ये सब कुछ देते हैं। तो एक तरह से जो उस वक्त भी जो मेल ओरिएंटेड हमारी सोसाइटी थी, उन्होंने इस सोच के साथ ही कहीं ना कहीं वुमेन को इस फील्ड में अलाउ किया होगा, क्योंकि परमिशंस देते थे जैसे मेल सेंटर्ड सोसाइटी। तो इसी थिंकिंग के साथ उनको अलाउ किया होगा कि वो एक तरह से केयरिंग और इसी नेचर को अडेप्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा मतलब उनके जो पहले से उनके गुण, उनके ऐसे वैल्यू दी जाती थी कि अच्छा वुमेन है तो ऐसी होनी चाहिए, उनमें गुण होने चाहिए। तो वहीं से जो होम सेंटर्ड इंडियन वुमेन की बात कर रहे हैं तो उनमें एक और गुण वो इंक्लूड करना चाह रहे थे कि ये हेल्थ वगैरह की फील्ड में अगर जाएंगे तो वहाँ से इनका एक और ऐसी क्वालिटी इनमें आ जाएगी, या फिर जो कि नॉर्मली वैसे होती भी है लेकिन और एक स्किल आ जाएगी उनके अंदर, जिससे हमारे घर वालों की सेवा कर पाएंगे। फिर से वो मतलब होम सेंटर्ड ही जा रहे हैं उस एजुकेशन के बाद, कि वो घर वालों की भी सेवा अच्छे से कर पाएंगी। After 1918, they faced lathis and bullets and were jailed during political procession, picketing, etc. अब ये होम सेंटर्ड जो इंडियन वुमेन थी, अब 1918 की अगर हम बात करें तो इन्हीं होम सेंटर्ड इंडियन वुमेन ने लाठीज और बुलेट्स का सामना किया, और बहुत सारे जो प्रोटेस्ट थे उस प्रोसेशंस के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा। दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ट्रेड यूनियन एंड किसान मूवमेंट्स, यहाँ तक कि वो ट्रेड यूनियन जो है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रही थी, किसान मूवमेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर रही थी, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर रही थी। दे वोटेड इन इंस्टीट्यूट फॉर गोट इलेक्टेड टू वेरियस लेजिस्लेचर एंड लोकल बॉडीज़। अब इनको इलेक्शन के प्रोसेस में भी इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था, और वो बहुत सारे लेजिस्लेचर्स का या लोकल बॉडीज़ में इलेक्ट भी हुई हैं और उन्होंने वोट भी किया है। जैसे कि हम एक फेमस सरोजनी नायडू जी का नाम देख सकते हैं, went on to become the president of the Indian National Congress in 1925. Later on, the governor of the United Province in यूनाइटेड प्रोविंस की जब गवर्नर का बनी है 1947 से 49। तो यहाँ पर हम एग्जांपल दे सकते हैं, हमको लिखना तो पड़ेगा ही, कि सरोजनी नायडू जी हैं जिन्होंने मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की भूमिका भी निभाई है। 1929 में फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इंडियन वुमेन ना। और वैसे तो एनी बेसेंट फीमेल फर्स्ट फीमेल बन चुकी हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट, लेकिन अगर इंडियन की बात करें तो सरोजनी नायडू। एंड द लेटर द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस भी बनी है सरोजनी नायडू 1947 से 49। आफ्टर 1920 अवेयर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट वुमेन लेड अ वुमेन मूवमेंट। अब 1920 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एक अवेयर और सेल्फ कॉन्फिडेंट वुमेन का एक तरह से जन्म होता है, और वो अपना खुद का वुमेन्स मूवमेंट चलाती हैं। अब उनको अपने वुमेन मूवमेंट को चलाने के लिए मेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद अपना मूवमेंट अपने राइट्स के लिए खुद लड़ेंगी। और इसी की तरफ स्टेप लेते हुए ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि एस्टेब्लिश हुई है 1927 में। इसके साथ वुमेन्स आती हैं ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के साथ, और ये एस्टेब्लिश कब हुई है 1927 में। प्री के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस कब एस्टेब्लिश हुई है 1927 में। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस
1927। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस कब आई है? 1927 में एस्टेब्लिश हुई है। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन तो 1910 में जो सरला देवी जी हैं, सरला देवी चौधरानी कन्वेंट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ भारत स्त्री महामंडल इन इलाहाबाद। जो सरला देवी जी हैं उन्होंने भारत स्त्री महामंडल की जो एक मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग, वो ऑर्गेनाइज की भारत स्त्री महासभा इलाहाबाद में 1910 में सरला देवी जी ने। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो कि भारत स्त्री महामंडल जो है उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई है? 1910 में, सरला देवी जी के टाइम में। 1910 सरला देवी और भारत स्त्री महामंडल इलाहाबाद में, कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मेजर इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय वुमेन। और इसको जो भारत स्त्री महामंडल है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि उसको फर्स्ट मेजर इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है, कि ये इंडिया की वुमेन ऑर्गेनाइजेशन पहली मेजर बड़ी जो है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनी है। कौन सी? भारत स्त्री महामंडल। भारत स्त्री महामंडल 1910 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है, सरला देवी जी के द्वारा इसको कन्वेंट किया गया है इलाहाबाद में। इट्स ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? कि वुमेन की एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, एबोलिशन ऑफ पर्दा सिस्टम को हटाया जाए, इम्प्रूवमेंट इन द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन की सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो स्टेटस है वुमेन का उसको अच्छा किया जाए। सरला देवी बिलीव, ये इंपॉर्टेंट लाइन बोल सकते हो कि सरला देवी जी किस चीज़ में विश्वास करती थी? कि दैट द मैन वर्किंग फॉर वुमेन अपलिफ्टमेंट लिव्ड अंडर द शेड ऑफ मनु। कि एक आदमी को ये नहीं करनी चाहिए, मतलब एक तरह से वुमेन को अपने अपलिफ्टमेंट के लिए खुद कदम उठाना होगा, ना कि एक आदमी ऐसा काम करे कि वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए भाई एक आदमी वही आवाज़ उठाए। मतलब वुमेन को खुद भी कुछ एक्शन लेना होगा। हाँ, इवन मेंस की जो सहयोग की जरूरत बिल्कुल है, क्योंकि सबसे मिलकर ही एक सोसाइटी आगे बढ़ती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव वे में कहा है कि वुमेन को खुद भी इनिशिएटिव लेना होगा। अंडर द शेड ऑफ मनु कि ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ दूसरों की शेड में ही काम करना है, मतलब दूसरों के एक तरह से परछाई बनकर ही काम करना है, खुद भी आपको मेन लीड में आना होगा। फिर बताया गया है कि रमाबाई रनाडे फाउंडेड द, रमाबाई रनाडे जी ने क्या फाउंड किया है? लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस या भारत महिला परिषद। लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस या फिर भारत महिला परिषद। प्री के लिए आप याद रख सकते हो कि लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस या फिर भारत महिला परिषद की स्थापना किसने की है? रमाबाई रनाडे ने। और अंडर द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन 1905 इन बॉम्बे। कि इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। देखो, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस इसका नाम है, उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। कब बनाई गई है? 1904 इन बॉम्बे। तो रमाबाई रनाडे जी किससे रिलेटेड है? लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस या फिर भारत महिला परिषद। भारत महिला परिषद भी इसको नाम दिया गया है, भारत महिला परिषद लेडीज या फिर लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस। ओके, तो ये किसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसकी? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन 1904 इन बॉम्बे, इसको बनाया गया। पंडिता रमाबाई सरस्वती, जो रमाबाई सरस्वती जी हैं, फाउंडेड द आर्य महिला समाज। तो आर्य महिला समाज ये भी इम्पोर्टेंट है कि आर्य महिला समाज किसने एस्टेब्लिश किया है? तो ये किया है पंडिता रमाबाई सरस्वती जी ने। पंडिता रमाबाई सरस्वती जी ने आर्य महिला समाज ये है एस्टेब्लिश किया है। किसने? पंडिता रमाबाई सरस्वती। पंडिता रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज जो है एस्टेब्लिश किया है। किसने? पंडिता रमाबाई सरस्वती ने फाउंड किया है आर्य महिला समाज। किसके लिए? मतलब वुमेन के कोज को सर्व करने के लिए। शी प्लीडेड फॉर द improvement in educational syllabus of Indian women before the English Education Commission which was referred to Queen Victoria। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उन्होंने ना प्लीडिड मतलब ये अपनी इच्छा या फिर जो अपनी दरख्वास्त रखी है सामने किसके? क्वीन विक्टोरिया के सामने। अभी देखते हैं हम लोग। शी प्लीडिड फॉर इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशनल सिलेबस ऑफ इंडियन वुमेन। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो इंडियन वुमेन के लिए ना एजुकेशनल सिलेबस है, कि जो सिलेबस वो एजुकेशनल सिलेबस वो पढ़ते हैं उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, इन्होंने ये बात सॉरी 2 सेकेंड, उन्होंने ये बात जो है वो किसके सामने कही है? उन्होंने बोला कि जो ये बात रखी इंग्लिश एजुकेशन कमीशन के सामने।
ठीक है। उन्होंने बोला कि एजुकेशनल सिलेबस जो है इंडियन वुमेन का उसको इम्प्रूव किया जाए। किससे बोला? इंग्लिश एजुकेशन कमीशन है। और जो इंग्लिश एजुकेशन कमीशन, जो ये बात किसको रेफर करते हैं? क्वीन विक्टोरिया, विक्टोरिया जी को। ठीक है, जो क्वीन विक्टोरिया हैं इनको रेफर करते हुए इंग्लिश एजुकेशन कमीशन को ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी पंडिता रमाबाई सरस्वती ने, जो आर्य महिला समाज की फाउंडर बोल सकते हो। आर्य महिला समाज की फाउंडर पंडिता रमाबाई सरस्वती, इन्होंने क्वीन विक्टोरिया को एड्रेस करते हुए ये बात कही कि जो वुमेन का सिलेबस है, एजुकेशन सिलेबस है, उसको इम्प्रूव किया जाए। किसके थ्रू ये बात कही गई है? इंग्लिश एजुकेशन कमीशन के थ्रू। दिस रिजल्टेड इन मेडिकल एजुकेशन फॉर वुमेन विच स्टार्टेड इन लेडी डफरिन कॉलेज। सॉरी, इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि जो मेडिकल एजुकेशन फॉर वुमेन स्टार्ट हुई है लेडी डफरिन कॉलेज में। ठीक है, मेडिकल एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है अब किसके लिए? वुमेन्स के लिए लेडी डफरिन कॉलेज में। लिटर रमाबाई रनाडे एस्टेब्लिश अ ब्रांच ऑफ आर्य महिला समाज इन बॉम्बे। अब इन्होंने जो आर्य महिला समाज है उसकी एक ब्रांच बॉम्बे में भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, पंडिता रमाबाई सरस्वती जी ने। और 1925 में क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1925 में नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया, और नेशनल ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, ठीक है, फॉर्म्ड। अच्छा, मतलब पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि 1925 में क्या हुआ है कि एक नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया बनी है। 1925 में एक नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया बनी है। और जो ये है एक नेशनल ब्रांच है, मतलब जैसे कोई इंटरनेशनल बॉडी होती है उसकी एक नेशनल ब्रांच। ठीक है, और ये किस इंटरनेशनल बॉडी की नेशनल ब्रांच थी? नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की। जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन है वर्ल्ड लेवल पर, और उसकी एक नेशनल ब्रांच है इंडिया में, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया। ये कब बनी थी? 1925 में। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, 1925 में ये बनी थी। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो जो हमारे पास मेहरी बाई टाटा है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसकी फॉर्मेशन में। जो नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन बनी है उसके फॉर्मेशन में मेहरी बाई टाटा जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनका ओपिनियन था कि पर्दा सिस्टम है इसे हटाना चाहिए, कास्ट जो डिफरेंसेस है, लैक ऑफ एजुकेशन है, एंड प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम वर्किंग टू सॉल्व सोसाइटल प्रॉब्लम्स। इन सब को हमको मतलब जो ये बुरी चीज़ें हैं इनको हटाना चाहिए, और जो वुमेन का स्टेटस है वर्किंग, जो सोसाइटी की जो वर्किंग है उसको सॉल्व करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करने के लिए एक स्टेप लेना चाहिए। Other women who held important position in the executive committee for the council include Corlina Sarabji, India's first lady barrister। ये जो है कॉर्नेलिया सरबजी जो हैं वो इंडिया की फर्स्ट लेडी बैरिस्टर हैं। ताराबाई प्रेमचंद, वाइफ ऑफ हेल्दी बैंकर जो हैं, ये इनका भी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पोजीशन में है किसमें? एग्जीक्यूटिव कमेटी में। ठीक है, इनका इम्पोर्टेंट रोल भी बोल सकते हो और इम्पोर्टेंट पोजीशन भी बोल सकते हो किसमें? एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द काउंसिल, जो काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है, जो देखो हमने पढ़ा कि जो ये मेरी बाई टाटा जी है ना, इन्होंने नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन बनाई थी। ठीक है, इंडिया में, और इसमें मतलब इनका इम्पोर्टेंट रोल है। और इसी काउंसिल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसमें इन सब जो लेडीज़ अब हम पढ़ रहे हैं, जैसे कॉर्नेलिया सरब जी हैं जो फर्स्ट लेडी बैरिस्टर, ये भी इस कमेटी में इम्पोर्टेंट पोजीशन पे थी। ताराबाई प्रेम जी जो एक वेल्दी बैंकर की वाइफ थी, सो कॉल्ड वेल्दी बैंकर, उनकी जो वाइफ थी ताराबाई प्रेमचंद, इन्होंने भी मतलब इस कमेटी में, एग्जीक्यूटिव कमेटी में इम्पोर्टेंट पोजीशन थी। फिर है शाफी तैयब जी, अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द मुंबई लीडिंग मुस्लिम फैमिली, ये भी इस कमेटी में थी। एंड महारानी सुचारू देवी, ठीक है, जो महारानी सुचारू देवी जी हैं ये भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थी। ये डॉटर थी केशव चंद्रसेन की। However, according to the critics, the philanthropic style that was being followed by these women was that of upper class English women। देखो अब तक जो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वुमेन, ये कहा जा सकता है कि वो अपर क्लास की वुमेन ही अभी मतलब इन सब चीज़ों को फिलेंथ्रोपिक स्टाइल जो है
उस रूप में अभी तक भला किसका हुआ है, बस अपर क्लास वुमेन का, एक तरह से आप ये बोल सकते हो। ओके, अब देखते हैं हम आगे। बोला गया है कि द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड बाय मार्गरेट कजन्स, द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड बाय मार्गरेट कजन्स इन 1927, वाज परहैप्स द फर्स्ट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन विद एन इगैलिटेरियन अप्रोच। अब मतलब अगर इक्वलिटी के साथ अप्रोच की बात करें हम, जहाँ पर सब इक्वल हैं, तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस राय के साथ बनाई गई कि सब इक्वल अप्रोच के साथ। तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ये किसके द्वारा फाउंड की गई है? मार्गरेट कजन्स के द्वारा। कब? 1927 में, मार्गरेट कजन्स के द्वारा 1927 में। हाँ, इट्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन फर्ग्यूसन कॉलेज। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूडिंग महारानी चिमनाबाई गायकवाड़। अब इसमें चिमनाबाई जो गायकवाड़ जी हैं उनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जो फर्ग्यूसन कॉलेज बना है। इसमें बोल रहे हैं कि महारानी चिन्नाबाई गायकवाड़, रानी साहिबा ऑफ सांगली, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड लेडी दारो दोराब टाटा, इन सब का रोल रहा है। अगर आप नहीं मेंशन करोगे पॉइंट तब भी कोई बात नहीं। वैसे भी देखो, हम लोग वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, हमको 5-7 पॉइंट चाहिए जो कि हम लोग वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अपने एक जो पॉइंट लिख रहे हैं इसके सब पॉइंट में लिख सकें। ठीक है, तो हमको वैसे वो पॉइंट्स मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी एडिशनल रीडिंग हम लोग देख लेते हैं कि कुछ भी हम लोग ना छोड़ें एक टॉपिक जब हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं उसमें से। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव्स वर टू वर्क फॉर अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। अब देखो इन सबका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप ऐसी सोसाइटी के लिए वर्क करें जो कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस हो, जैसे कि सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल, इंटीग्रिटी, इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल होनी चाहिए, और सारे ह्यूमन बींग्स के लिए मतलब वो सब राइट्स हों। ठीक है, इन्होंने बोला है द असेंशियल्स ऑफ लाइफ, मतलब सबको मिलने चाहिए, नॉट डिटरमाइंड बाय एक्सीडेंट और बाय बर्थ और सेक्स बट बाय प्लान सोशल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि मेल फीमेल्स वाली बात ना आए कि अ, सिर्फ इस कारण किसी को कुछ हक ना मिले। ठीक है, और सोशल डिस्ट्रीब्यूशन भी सही होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के एक पक्ष को आप बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं और दूसरे पक्ष के पास कुछ नहीं है। फॉर दिस पर्पज द AIWC, जो AIWC थी मतलब ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वर्क टुवर्ड्स वेरियस लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर एंड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला गया है कि जो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस है ना, उसने क्या किया है कि बहुत सारे इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले भी और बाद में भी इन्होंने कोशिश की है, इस तरफ इन्होंने अपने योगदान दिया कि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाए जाएं। ठीक है, तो आप इन लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में थोड़े से, जैसे अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो इसको एक अलग पॉइंट्स की तरह भी लिख सकते हो कि वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग यही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है कि वुमेन की कंडीशन जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए। तो आप इसको अलग से पॉइंट लिख सकते हो कि कुछ एक्ट्स भी लाए गए हैं ना, मतलब जिनका फोकस था कि वुमेन एजुकेशन के लिए। इसके मतलब इस पॉइंट के अलावा वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट के अंडर ना लिखकर इसको आप अलग से लिख सकते हो, थोड़े मतलब एक छोटा सा पॉइंट बनाकर। जैसे कि आप बता सकते हो, देखो शारदा एक्ट तो हमने मेंशन कर दिया है पहले, है ना, यहाँ 1929 दिया, 30 दिया है, तो आप प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना। पहले 1930 दिया हुआ था, जो एक्चुअली फोर्स में आया ये वो 1930 में ही आया। जैसे 1929 में इसको मतलब इस पर जो है जो चर्चा स्टार्ट हो गई थी, या फिर इसको एक तरह से गवर्नमेंट के सामने रखा गया था। हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937। अब देखो यहाँ पर हिंदू वुमेन्स के राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो रही है 1937 में। फैक्ट्री एक्ट आया 1947 में। हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट आया है 1954 में। स्पेशल मैरिज एक्ट आया 1954 में। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डनशिप एक्ट 1956 में। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड द सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन ह्यूमन एक्ट 1958। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इक्वल रिमनरेशन एक्ट 1958 और 1976। इसमें से आप थोड़े से एक्ट अगर अलग से ही रखना चाहो कि कौन कौन से एक्ट ज़्यादा आपको याद रखने हैं या फिर अपने आंसर में मेंशन करने हैं, देखो आप डोरी प्रोहिबिशन एक्ट बोल सकते हो 1961 का, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961।
और साथ ही मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961, दोनों का ईयर सेम है इसलिए याद रखने में आसानी होगी। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 में लाया गया था इस कोशिश के साथ कि वुमेन की कंडीशन अच्छी होगी। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया था 1961 में ही। फिर देखो ये भी इजी सा एक्ट है, इक्वल रिमनरेशन एक्ट, कि दोनों मेल और फीमेल जो हैं उनका रिमनरेशन एक जैसा होगा, एक काम के लिए एक जैसा रिमनरेशन। 1958 और 76 में इसके लिए एक्ट्स लाए गए इक्वल रिमनरेशन के लिए, ठीक है। अगर शारदा एक्ट भी अगर आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो फिर से। और फिर बोल सकते हो आप फैक्ट्री एक्ट लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो 1947, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट 1947। अब देखो हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1954, ठीक है। ये भी इजी सा एक्ट है याद रखने के लिए कि हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1954। वैसे तो ये बहुत है, इसके अलावा आप और कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हो, जैसे ये वाला भी हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937। इतने एक्ट्स काफ़ी रहेंगे, आपको पूरी ये तो बताना नहीं है कि सारे के सारे एक्ट्स कौन कौन से थे, इस तरह से तो बहुत सारे एक्ट्स हो जाएंगे। लेकिन आपको अपने आंसर की को फुलफ़िल करने के लिए, आंसर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए 5-6 आप बता दीजिए, 3-4 जो एक्ट्स हैं उनके नाम, तो वो भी इनफ होंगे, ठीक है। जैसे हमने शारदा एक्ट 1929 या 1930 जो भी लिखते हैं ना, 1930 वैसे में फोर्स में आया था वो, 29 भी बहुत जगह पर दिया गया। फैक्ट्री एक्ट 1947, हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1954, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ठीक है। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इक्वल रिमनरेशन एक्ट 1958 एंड 76। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट कब है? 1961, और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, दोनों ही 1961 के हैं, तो ईजी होगा याद करने के लिए। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 और मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961। फैक्ट्री एक्ट 1947 हो गया। शारदा एक्ट 1929 लिख दो। और हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1954, इक्वल रिमनरेशन एक्ट 1958 और 1976 में लाए गए थे। तो इस तरह से हमने अपना एक और टॉपिक कवर कर लिया है, जो कि है कि कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे वुमेन्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। जो 1920 सेंचुरी के आसपास बोल सकते हो आप, 19 सेंचुरी के अराउंड ही है। कुछ 19 सेंचुरी से थोड़े से पहले के हैं, 18 सेंचुरी के, कुछ 20 सेंचुरी के भी इसमें है। लेकिन ओवरऑल आप ऐसा बता सकते हो कि जब रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे उस टाइम ये स्टेप लिए गए थे। इसमें ब्रिटिशर्स के भी स्टेप्स हैं, इसमें जो इंडियन रिफॉर्मर्स हैं उनके भी स्टेप हैं, और भी जो मतलब जिनका भी योगदान रहा है हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो सब हमने इसमें बताया है, ठीक है। तो आपके आंसर के लिए आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें, ये इनफ है, आप अच्छा आंसर लिख सकते हो इन सब डाटा के साथ, इन सब पॉइंट्स के साथ, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज का यही इतना ही है, ये वाला, ठीक है, इस वाली वीडियो के लिए। अब नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो कास्ट से रिलेटेड है, कि हम कास्ट की जो मतलब किस तरह से कास्ट का स्ट्रगल रहा है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए की गई हैं, कास्ट सिस्टम को एक तरह से इससे उबरने के लिए जो भी चीज़ें या जो भी स्टेप्स लिए गए हैं कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ।